समाज की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, तो अगर आपको बड़े स्तर पे बेहतरी लाना है तो सिस्टम में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। मेरे लिए विधानसभा, लोकसभा मेरी मंजिल का पड़ाव मात्र है, मंजिल का लक्ष्य नहीं है। खिलाड़ियों के बीच जाना है, मुझे छात्रों के बीच जाना है, नौजवानों के बीच जाना है, मुझे युवा आयोग गठन को लेकर संघर्ष करना है, छात्र कल्याण बोर्ड को लेकर संघर्ष करना है। तो इन सब चीज़ों को मैं पार्टी के प्लेटफॉर्म पे नहीं उठा पा रहा था। तब मैंने अपना इंडिपेंडेंट एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन बनाया, राष्ट्रीय युवा विकास परिषद। जो भी व्यक्ति आपके दरवाजे पर वोट मांगने के लिए आते हैं, उनसे सीधा सवाल कीजिए, स्पष्ट सवाल कीजिए कि मुझे ये नहीं सुनाइए कि पिछले ने क्या किया और आप क्या करें। मुझे आप बताइए आप क्या करेंगे। काम करने में विश्वास रखता हूँ। मैं हमेशा से बोलता हूँ कि मैं कर्म प्रधान व्यक्ति हूँ। काम ही मेरी सब कुछ है, कर्म ही मेरी पूजा है, कर्म ही मेरी इबादत है। और जब मैं कर्म करूँगा तो एक न एक दिन तो फल अच्छा मिलेगा। नमस्कार, गांव तक बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं सुबोध सिंह। आज के युवा समाज, सिस्टम और सियासत को बदल रहे हैं। उनमें जोश है, जुनून है और काम करने की चाहत भी है। आज हमारे साथ युवा समाज सेवी और राष्ट्रीय युवा विकास परिषद के अध्यक्ष किशले किशोर मौजूद हैं। इन्होंने बहुत ही कम समय में अपने काम की बदौलत बहुत ही शोहरत हासिल की है। आज इनके चाहने वालों की फौज खड़ी हो गई है। खेल हो या खिलाड़ी, बाढ़ हो या कोरोना महामारी, ये हमेशा जरूरतमंदों और पीड़ितों की मदद के लिए हाजिर रहते हैं। आज इन्हीं से इनके सामाजिक कार्यों और वर्तमान राजनीतिक हालात पे बातचीत करेंगे। किशले जी, स्वागत है गांव तक बिहार में। धन्यवाद गांव तक बिहार पे कि आपने मुझे बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। उम्र कम, ख्याति ज़्यादा, ये ट्रॉफियाँ जो है, ये ट्रॉफियाँ बहुत कुछ कहती है। नहीं, ऐसा नहीं है। सब देखिए, जब आप काम करेंगे और सामाजिक जीवन में जब आप काम करते हैं तो प्रोत्साहन भी मिलता है और कहीं ना कहीं ये काम का नतीजा है। और काम करने में विश्वास रखता हूँ। मैं हमेशा से बोलता हूँ कि मैं कर्म प्रधान व्यक्ति हूँ। काम ही मेरी सब कुछ है, कर्म ही मेरी पूजा है, कर्म ही मेरी इबादत है। और जब मैं कर्म करूँगा तो एक न एक दिन तो फल अच्छा मिलेगा। बेहतर कर्म करने का प्रयास करता हूँ और ये सब ट्रॉफी उसी कर्मों का नतीजा है। सामाजिक जीवन में एक सकारात्मक और सृजनात्मक, रचनात्मक और सृजनात्मक तौर पे काम करने की चाहत होती है और उसी चाहत के तहत काम कर रहा हूँ और ऐसे भी करते रहूँगा। शोहरत बढ़ती है तो सवाल भी उठते हैं। अभी चुनावी माहौल है, चर्चाएं गर्म हैं, लालगंज से आपका नाम लिया जा रहा है। भाभी, हाँ, मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है। आप पहले व्यक्ति नहीं है जो ये सवाल कर रहे हैं। बहुत लोग सवाल करते हैं। देखिए, सच्चाई है, सामाजिक जीवन में अगर आप काम करते हैं तो उसको लोग चुनाव से जोड़कर देखते हैं और देखना भी लाजमी है, देखना चाहिए, चुनाव में आना चाहिए। देखिए, बिना भागीदारी के, बिना एक्टिव पॉलिटिक्स में आए आप बहुत कुछ नहीं कर सकते। आपको सिस्टम में आना होगा। अगर आप सच में समाज की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं तो अगर आपको बड़े स्तर पे बेहतरी लाना है तो सिस्टम में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। लेकिन रही बात इस चुनाव में मेरे आने की, तो मैंने पहले भी स्पष्ट रूप से कहा है कि मैं कहीं से भी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे भावी उम्मीदवार नहीं हूँ। कामों को देखते हुए, जैसा आपने कहा कि लोगों के बीच ख्याति है, तो जनता के बीच भी काम के माध्यम से पहुँचे हैं और दल के बीच भी किसी को लगता है कि हाँ, ये हमारे पार्टी के लिए सुयोग्य हो सकते हैं और वो अगर मुझे कहते हैं तो मुझे कोई इसमें आपत्ति भी नहीं है। लेकिन फ़िलहाल मेरी ऐसी कोई मंशा और योजना नहीं है। फ़िलहाल काम कर रहा हूँ और बहुत थोड़ा संतुष्ट टाइप का व्यक्ति हूँ। थोड़ा संतुष्टि रहती है कि एक घबराहट या हड़बड़ाहट नहीं है। मुझे पता है कि मंजिल का पड़ाव है। देखिए, मेरे लिए विधानसभा, लोकसभा मेरी मंजिल का पड़ाव मात्र है, मंजिल का लक्ष्य नहीं है। वो एक पड़ाव हो सकता है लेकिन लक्ष्य मेरा बहुत बड़ा है। मैं चाहता हूँ कि मैं एक ऐसा व्यक्ति बनूँ जो कभी नहीं भी रहूँ। हर व्यक्ति कोई अमर तो है नहीं, एक दिन सबको जाना है। जब चला भी जाऊँ तो सदियों तक लोग नाम याद रखें कि हाँ, किशले किशोर जी थे। तो मेरी चाहत शुरू से, देखिए, मैं सरस्वती का साधक हूँ, सरस्वती को मानता हूँ। मेरे लिए लक्ष्मी से ज़्यादा मेरे जीवन में सरस्वती मायने रखती हैं। और यहाँ जो ट्रॉफियाँ लगी हैं उसमें अगर ज़्यादातर देखेंगे तो मुझे शिक्षा के मंच पे ही ये सब सम्मान दिया गया है। तो मैं सरस्वती का साधक होने के नाते हमेशा ये प्रयास करता हूँ कि कहीं मेरी जो मनसा कर्मणा वाचा, मन से, कर्म से और वचन से, तीनों से मैं समान हूँ। और मेरे लिए सिर्फ कुर्सी पाना, एन केन प्राकरण पद पाना, विधायक बनना, एमपी बनना, यही मेरे लक्ष्य की प्राथमिकता नहीं है। मेरे लक्ष्य की प्राथमिकता है कि ऐसा व्यक्ति बनना
जो व्यक्ति चला भी जाए तो सदियों तक उसको याद रखे। आपके सामाजिक कार्यों के विरोधी भी तारीफ करते हैं, लेकिन आपका जो इससे पहले लोग समाज सेवा में आते हैं तब सियासत में जाते हैं, लेकिन आप इससे पहले सियासत में आ चुके थे, आप एक राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए भी थे और उसके बाद समाज सेवा में आए, इसकी वजह? ये बहुत ज़बरदस्त सवाल आपने किया। देखिए, आप सच बोले कि जब लोग पहले समाज सेवा में आते हैं फिर सियासत में आते हैं। मैं तो राष्ट्रीय पार्टी का बिहार का अध्यक्ष रह चुका हूं और राजनीति से मैं समाज सेवा में आया। ये एक अगर कहें तो एक टर्निंग पॉइंट था। देखिए, जब मैं दल में था, चूँकि उसमें छात्र जीवन में था, पटना में पढ़ाई कर रहा था, तो छात्र जीवन में जब मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में जुड़ा, तारिक साहब बहुत ही बड़े नेता हैं बिहार के, आप जानते हैं, कटिहार से कई बार सांसद हुए हैं। जी जी, तो अच्छे नेता हैं, नो डाउट। हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है उनसे। लेकिन जब दल में मैंने देखा कि नहीं, दल में क्या है कि दलगत भावनाओं में आप बंधे रहते हैं। मन में बहुत कुछ था, मन में बहुत कुछ करने की ख्वाहिश थी, लेकिन दल में रहकर शायद नहीं कर पाता। और सभी दलों में, आप जितने भी दल हैं, सब दल की अपनी एक विचारधारा होती है। अगर आप दल के मेंबर हैं, दल में हैं, तो आप उस विचारधारा से बंध के आपको काम करना होगा। चूँकि मैं तो नौजवान था, मेरी उम्र कम थी, मेरे मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी और मुझे लगा कि नहीं, मुझे सब कुछ करना है। मुझे खिलाड़ियों के बीच जाना है, मुझे छात्रों के बीच जाना है, नौजवानों के बीच जाना है, मुझे युवा आयोग गठन को लेकर संघर्ष करना है, छात्र कल्याण बोर्ड को लेकर संघर्ष करना है। तो इन सब चीज़ों को मैं पार्टी के प्लेटफॉर्म पर नहीं उठा पा रहा था। तब मैंने अपना इंडिपेंडेंट एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन बनाया, राष्ट्रीय युवा विकास परिषद, और मेरी ये अपनी ऑर्गेनाइजेशन थी, इसलिए मुझे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं थी। मैंने अपनी एक टीम खड़ी की, बहुत मजबूत टीम है। आज के समय में मुझे खुशी होती है कि कहीं भी बड़े शिद्दत के साथ, चाहे वो प्रशासनिक लोग हों, चाहे वो सिविल प्रशासन के लोग हों, चाहे आम जनता हो, बहुत शिद्दत से राष्ट्रीय युवा विकास परिषद का नाम लेते हैं। तो लालगंज में देखा गया है कि विकास की जगह पे आगे बढ़ने की जगह पे लालगंज कहीं ना कहीं पीछे गया है। कभी नगर परिषद लालगंज हुआ करता था, आज नगर पंचायत हो गया। साथ ही यहाँ पे बाढ़, सुखाड़ और जल जमाव के साथ ही किसानों की कई सारी समस्या है। साथ ही यहाँ पे के लोग अनुमंडल लालगंज को दर्जा मिलेगा, इसकी भी सपना देख रहे हैं। हकीकत आज तक में तब्दील नहीं हो पाया। वजह क्या मानते हैं और यहाँ पे क्या क्या कमियाँ ऐसी है? देखिए, बहुत ज़बरदस्त सवाल आपने किया है। देखिए, लालगंज कितना खूबसूरत नाम है, लालगंज। हाँ, नाम से ही लगता है कि एक ऐसा नाम जहाँ सब कुछ बेहतरीन होगा, वहाँ शिक्षा की व्यवस्था अच्छी होगी, वहाँ पर सब लोग खुशहाल होंगे। और अपना जो ये विधानसभा है, ये तो बहुत खूबसूरत है। देखिए, यहाँ परिवहन की जो व्यवस्था है वो कितनी बेहतरीन है। हमारा विधानसभा से पटना जाने में, राजधानी जाने में हम लोगों को मात्र आधे घंटे का वक्त लगता है। लेकिन अगर सही मायने में अगर आप गौर करेंगे तो हमारे लालगंज में ऐसी कौन सी चीज़ है जिस पे हम गर्व करें। कई बार मैंने कई प्रत्याशियों के घोषणा पत्र में देखा कि लालगंज को अनुमंडल बनाऊंगा। जब वो पावर में थे, बिल्कुल अभी भी होगा, अभी भी जब प्रत्याशी आएंगे तो अनुमंडल उनके पहले घोषणा पत्र के पहले पंक्ति में होगा कि लालगंज को अनुमंडल बनाऊंगा। लेकिन अनुमंडल लालगंज नहीं बन पा रहा। उससे कम अहारता रखने वाला अन्य जगह अनुमंडल बन गया, महुआ हो, महनार हो, आपका लालगंज अनुमंडल नहीं बना। और मुझे नहीं लगता है कि जो स्थिति है, चूँकि जिस तरह से एक पार्टी के लिए राम मंदिर का भी मुद्दा हुआ करता था, उसी तरह से मुझे लगता है कि लालगंज के भावी प्रत्याशियों के लिए अनुमंडल भी एक मुद्दा ही है। और आप अगर देखें तो कोई बढ़िया शैक्षणिक संस्थान आपके पास नहीं है। विकास का पैमाना किस चीज़ से गिना जाता है? शैक्षणिक संस्थान से। बढ़िया अस्पताल हो आपके पास, रोजगार की व्यवस्था हो, सड़कें अच्छी हों, बिजली की व्यवस्था हो। सड़कें बिजली तो चलिए सब जगह बिहार में ठीक ठाक है, अब इस पे हम कंप्लेन नहीं करते, लेकिन शैक्षणिक संस्थान के मामले में हम पिछड़े हुए हैं। रोजगार के सृजन के अवसर हमारे यहाँ नहीं है। ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे आप लालगंज के नौजवानों को रोजगार दे सकें। और किसी के पास विजन भी नहीं है। अगर आप मुझसे पूछे कि आप लालगंज के विधायक बनेंगे तो आप कैसे काम करेंगे, तो मेरे पास विजन। अगला सवाल यही था कि अगर लालगंज के आप विधायक बन जाते हैं तो 5 साल के बाद लालगंज की सूरत है उसमें क्या तब्दीली आएगी? देखिए, किसी भी विधानसभा की जो खूबसूरती है वो तब बेहतर लगती है जब उस विधानसभा से अधिक नौजवान निकलकर बड़े बड़े पदों पर जाएंगे, बड़े बड़े जगहों पर जाएंगे, और उस विधानसभा का एक एक व्यक्ति, नीचे तबके से लेके ऊंचे तबके तक का जो गरीब व्यक्ति है वो मुख्य धारा में जुड़ता है। तब जाकर उस विधानसभा की खूबसूरती दिखती है, उस विधानसभा में विकास दिखता है। अब अगर मैं बनूं तो मैं तो बताऊं कि मैं तो व्यक्तिगत रूप से
लोगों से मिलके, और जब ज़रूरत पड़ेगी, अगर मैं मान लीजिए कि सत्ताधारी दल में का विधायक हूँ और मेरे मंत्री के खिलाफ भी जाकर अगर सवाल उठाना होगा, तो अपने अपने क्षेत्र के लिए, अपने क्षेत्र की जनता के लिए, अपने मंत्री के खिलाफ भी जाकर बोलने का कुव्वत मैं रखूँगा। ये कुव्वत होना चाहिए। आप अगर कहीं से विधायक चुनकर जाते हैं किसी क्षेत्र से, वहाँ की जनता की उम्मीदें बहुत होती हैं। तो मेरा तो सीधा रोड मैप है, सबसे पहले शैक्षणिक व्यवस्था को सुधारना, क्योंकि देखिए किसी भी चीज़ की रीढ़ जो होती है वो शिक्षा होती है। शैक्षणिक व्यवस्था को सुधारूंगा, बढ़िया स्कूल का, बढ़िया कॉलेज का निर्माण हो, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अलावा दूसरी जो व्यवस्था है वो स्वास्थ्य की व्यवस्था है। आज आप देखिए, आज उत्तर बिहार के लगभग 10 से 12 जिलों के लोगों को अगर इलाज के लिए जाना होता है तो गंगा पार पटना जाना होता है, पटना के पीएमसीएच, पटना के एम्स। क्यों न एक ऐसी व्यवस्था की जाए कि पीएमसीएच या एम्स जैसा या एनएमसीएच जैसा एक बड़ा अस्पताल आपके लालगंज के इर्द गिर्द हो, भगवानपुर प्रखंड में हो, लालगंज प्रखंड में हो। अगर सिर्फ यहाँ पे अगर उसको स्थापित करवाया जाता है, आप नेशनल हाईवे है ये, जहाँ अभी हम लोग बैठे हुए हैं पटेढ़ा, ये टोल प्लाजा यहाँ पे है। आप जानते हैं कि टोल प्लाजा बनने से इस इलाके का कितना बढ़िया विकास हुआ है। अगर इसके आसपास में एक बढ़िया अस्पताल बनवा दिया जाए जो पीएमसीएच के टक्कर का अस्पताल हो, तो क्या सिर्फ वैशाली जिले के लोगों को ही सुविधा होगी? मैं दावे से कहता हूं कि आप जान लीजिए, एक आंकड़ा है, आप भी प्रेस में है, एक आंकड़ा है कि हजारों हजार लोगों की मृत्यु सिर्फ इसलिए हो जाती है क्योंकि वो पुल नहीं पार कर पाते हैं। पटना पुल के जाम में फंस जाने से वो 200-300 किलोमीटर की यात्रा तय करके आते हैं और सिर्फ 10 किलोमीटर की यात्रा तय करने में उनके मरीज की दम टूट जाती है, उनके मरीज मर जाते हैं। तो एक अच्छा अस्पताल का यहाँ पे निर्माण नहीं हो सकता है क्या? इसके लिए किसी जनप्रतिनिधि को ने नहीं सोचा कि मैं स्वास्थ्य मंत्री से बात करके, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से बात करके मैं लालगंज में एक अस्पताल स्थापित करवा दूँ, बढ़िया अस्पताल, एक बढ़िया शैक्षणिक संस्थान हो, मेडिकल कॉलेज हो, सरकारी मेडिकल कॉलेज हो, सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज हो, सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज हो, सरकारी आईटीआई कॉलेज हो। लेकिन देखिए सीधी सी बात है कि विजन नहीं है। जब विजन नहीं होगा नेता के पास, जब उनके पास कोई रोड मैप नहीं होगा, तो सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, चुनाव आएगा, चुनाव जाएगा, जनता जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। एन के प्रकार उनको विधायक बनना है। और किसी हद है। यहाँ तो लोग कहते हैं कि हमको इसलिए सिर्फ विधायक बनना है कि हमारे पिताजी की ख्वाहिश थी कि बेटा मेरा एक बार विधायक बन जाए। कोई कहता है कि हम इसलिए विधायक बने क्योंकि मेरे भाई की ख्वाहिश थी कि एक बार हम विधायक बन जाए। तो आप तो उनकी ख्वाहिश पर पूरा करने के लिए विधायक बने हैं, जनता की ख्वाहिश कब पूरी होगी? अच्छा, अंतिम सवाल आपसे ये कर लेते हैं कि जनता को क्या मैसेज दीजिएगा जब नेता का सिर्फ विजन का अभाव होता है, एजेंडा का अभाव होता है, रोड मैप नहीं होता है, तो जनता क्या करे? देखिए मैं साफ कहता हूँ, एक वोटर, अभी तो मैं एक वोटर हूँ, मैं तो भावी प्रत्याशी, वोटर और समाज सेवी है, सामाजिक कार्यकर्ता और एक वोटर होने के नाते मैं तो सीधा सवाल करता हूँ कि जो भी व्यक्ति आपके दरवाजे पर वोट मांगने के लिए आते हैं, उनसे सीधा सवाल कीजिए, स्पष्ट सवाल कीजिए कि मुझे ये नहीं सुनाइए कि पिछले ने क्या किया और आप क्या करें। मुझे आप बताइए आप क्या करेंगे। अगर यहाँ पर ये कमियाँ हैं तो इस कमियों को दूर कैसे कीजिएगा? स्पष्ट तौर पर रोड मैप बताइए ना। आप अगर कोई लकीर खींची हुई है तो उस लकीर को थूक से नहीं मिटाइए, उससे बड़ी लकीर कैसे खींचिएगा ये मुझे बताइए। और स्पष्टता के साथ, जात पात से ऊपर उठकर, दलगत भावना से ऊपर उठकर आप अगर अच्छे प्रत्याशी का चयन करेंगे तो मैं दावे से कहता हूं कि आज भी समाज में अच्छे लोग हैं जिनको सिर्फ जिम्मेवारी देने भर की देरी है। आप जिम्मेवारी देकर तो देखिए, काम होगा। आप ये नहीं समझिए कि लोग नहीं हैं, आज भी 90% लोग अच्छे हैं, तभी तो हमारा समाज बचा हुआ है। लेकिन 10% लोगों का, जो बुरे लोग हैं, उन्हीं का राज चल रहा है क्योंकि 90% लोग चुप बैठे हैं। इसलिए मेरा यही लालगंज की जनता और तमाम बिहार के जितने भी युवा साथी हैं जो मुझ में आस्था रखते हैं, जो सुनते हैं, उनसे भी यही कहूँगा कि बिल्कुल सोच समझ के जो योग्य प्रत्याशी हों उनको अवश्य चुने। और प्रत्याशी चुने, घर का प्रत्याशी चुनना है, घर का दामाद नहीं चुनना है ना। घर के दामाद चुनते हैं तो हम उसमें भी बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, तो प्रत्याशी चुनना है तो उसमें भी आप उन सभी चीज़ों को देखिए कि क्या ये प्रत्याशी हमारे भावनाओं पर खरा उतरेगा क्या। कृष्णा जी ने साफ कहा कि आपको रिश्तेदार नहीं चुनना है, आपको प्रत्याशी चुनना है, एक अच्छा उम्मीदवार चुनना है। इसके लिए आपको उनसे सवाल करना होगा, सवाल अपने विकास का पूछना होगा, तभी आप समाज का और राज्य का विकास हो पाएगा। उन्होंने विवाकी से हर एक मुद्दे पर अपनी राय रखी। और हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए।